हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, कब से होना स्टार्ट हुआ, इसमें ऐसी क्या कमियां थी जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। जो महान मुगल साम्राज्य था एक ईर्ष्या का पात्र रहा। अपने जो समकालीन राज्य थे उनके लिए एक ईर्ष्या का पात्र रहा। कब तक? फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज तक। और कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी यानी 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में वो डिक्लाइंड और डिसइंटीग्रेट होना भी स्टार्ट हो गया। यानी क्या हो गया? घटना स्टार्ट हो गया। और जो सेंट्रल पावर थी वो छोटी छोटी स्टेट पावर में बंटनी स्टार्ट हो गई। इसके बारे में हम डिटेल्ड में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगी कि कैसे सेंट्रल पावर तो वीक होती गई और स्टेट पावर स्ट्रांग होती गई। जो मुगल एम्परर्स थे वो अपनी पावर और ग्लोरी दोनों ही खो चुके थे और एम्पायर श्रैंक होके सिर्फ दिल्ली के कुछ फ्यू स्क्वायर मील्स के आसपास तक ही रह गया था। जबकि 1803 के एंड में क्या हुआ? दिल्ली भी किसके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया? ब्रिटिश आर्मी द्वारा। दिल्ली जो बचा था वो भी किसने कर लिया ऑक्यूपाई? ब्रिटिश आर्मी ने। और जो प्राउड मुगल एम्परर्स थे वो एक पेंशनर बन के रह गए थे ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिश क्या करती थी? शासन खुद करती थी हर तरीके से, सिर्फ उन्हें एक पेंशन प्रोवाइड कराती थी। तो हमारे लिए ये पढ़ना बहुत हेल्पफुल है कि ऐसी क्या वीकनेसेस थी जिन चीज़ों की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो आइए चलिए देखते हैं आगे। ये कुछ डिफेक्ट्स एंड वीकनेसेस बताता है हमारे भारत के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, जो कहीं ना कहीं उत्तरदायी थे। किसके लिए? दमन के लिए। जो दमन हुआ था देश का, कहीं ना कहीं उत्तरदायी थे उसके लिए। किसने किया था दमन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो दमन किया गया था देश का, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के लिए उत्तरदायी थी। कुछ कमियाँ थी सोशल में और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। जो यूनिटी थी, स्टेबिलिटी थी एम्पायर की, वो क्या की गई थी? हिला दी गई थी। किसके? इतने लंबे और कड़े शासन होने के बावजूद भी औरंगजेब के, इतने लंबे और कड़े शासन होने के बावजूद भी यूनिटी एंड स्टेबिलिटी हिल चुकी थी। यूनिटी मीन्स होता है एकता, स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता। उसने इतनी हार्मफुल पॉलिसी बनाई हुई थी, इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई हुई थी, उसके बावजूद भी ये सब कुछ हुआ। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था अभी भी काफ़ी एफिशिएंट था, मजबूत था। कब? उसकी डेथ के टाइम। उसकी डेथ कब हुई? औरंगजेब की 1707 में। ये हमें क्रोनोलॉजी याद रखनी है ताकि हमारे दिमाग से कुछ मिस ना हो। बहुत हेल्प करती है ये क्रोनोलॉजी हर चीज़ें सिक्वेंस में लाने में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जो मुगल आर्मी थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उसकी डेथ के टाइम भी 1707 में, यहाँ तक कि रेस्पेक्टेड भी थी कंट्री में। आइए चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब की डेथ के टाइम उसके 3 सन्स यानी 3 बेटे जो थे उसके, वो आपस में लड़े सिंहासन के लिए। उनमें से कौन जीता? 65 ईयर ओल्ड बहादुर। उसके कितने बेटे लड़े? 3 बेटे लड़े थे सिंहासन के लिए। उनमें से जीता 65 ईयर ओल्ड बहादुर शाह। याद रखिएगा, औरंगजेब के बाद किसका शासन आया? बहादुर शाह का शासन आया। बहादुर शाह जीते। वो काफ़ी लर्न थे, सम्मानजनक भी थे और सक्षम भी थे कहीं ना कहीं इस पद के लिए। उन्होंने क्या, किस चीज़ की पॉलिसी फॉलो की? कॉम्प्रोमाइज़ की एंड कॉन्सलेशन की। उन्होंने एक सुलह की पॉलिसी अपनाई, जबकि ऐसा औरंगजेब ने कुछ नहीं किया था। औरंगजेब की बहुत नैरो माइंडेड पॉलिसी थी, लेकिन उसने इसके विपरीत किया। उसने ऐसा नहीं किया, छोटी माइंडेड पॉलिसी नहीं अपनाई, उसने सुलह की पॉलिसी भी रखी। और यहाँ तक कि उसने हिंदू चीफ्स और राजास के लिए काफ़ी टॉलरेंट एटीट्यूड अपनाया, काफ़ी टॉलरेंट एटीट्यूड अपनाया। उसने जो हिंदू चीफ्स और राजास थे उनके खिलाफ कोई ऐसा कुछ बुरा काम नहीं किया, काफ़ी सहिष्णु व्यवहार रखा उनके साथ। और उसने कोई भी जो टेम्पल का डिस्ट्रक्शन था वो भी नहीं किया, विनाश किसी भी तरीके की तोड़फोड़ नहीं की गई टेम्पल्स की उसके शासनकाल में। उसने शुरुआत में क्या किया? ग्रेटर कंट्रोल पाने की कोशिश की राजपूत स्टेट्स पे। कौन कौन से राजपूत स्टेट्स थे? अम्बेर एंड मारवाड़।
इन दोनों पे कंट्रोल पाने की कोशिश की। अम्बेर पे तो किसको रिप्लेस किया, जय सिंह को उसके छोटे भाई विजय सिंह के साथ। और अजीत सिंह को फोर्स किया गया, मारवाड़ के अजीत सिंह को, कि वो अपनी जो भी कुछ है वो किसको सबमिट कर दे, मुगल अथॉरिटी को सबमिट कर दे। और उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया, और अम्बेर एंड जोधपुर को भी बंदी बनाने की उसने कोशिश की। लेकिन उसके इस अटैम्प्ट ने कहीं ना कहीं उसके इस अटैम्प्ट ने बहुत विरोध झेला, उसके इस अटैम्प्ट को बहुत विरोध झेलना पड़ा। उसे जल्दी ये समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है ये सब कुछ करके। ही सून अराइव्ड एट अ सेटलमेंट, वो जल्द ही एक सेटलमेंट पे आ गया विद द टू स्टेट्स, दोनों स्टेट के साथ। कौन कौन से स्टेट्स, अम्बेर एंड जोधपुर। लेकिन सेटलमेंट एक मत नहीं था, लेकिन फिर भी हाँ उसने बस करना है सेटलमेंट, इसलिए किया। पूरे तरीके से नहीं किया, पूरे मन से नहीं किया। आइए चलिए देखते हैं वो सेटलमेंट क्या क्या थे। उसने क्या किया, पहले तो राजा जय सिंह और अजीत सिंह को उसके जो स्टेट्स थे, स्टेट्स वर रिस्टोर्ड, स्टेट लौटा दिए गए उन दोनों को उनको स्टेट वापस कर दिए गए। लेकिन जो उनकी डिमांड थी किसकी, हाई मानसब, मानसब कहते हैं रैंक और पोजीशन को, एंड द ऑफिसेज ऑफ सूबेदार। और उनके जो किस चीज़ की मांग थी, एक तो वो चाहते थे कि उन्हें हाई मनसब दी जाए, और ऑफिसेज ऑफ सूबेदार चाहते थे, ठीक। और क्या चाहते थे कि उन्हें ऑफिस मिल जाए सूबेदार के, कहाँ, महत्वपूर्ण प्रांतों के, जैसे कि मालवा एंड गुजरात। पर इस चीज़ को नहीं माना गया, उनकी इस चीज़ को नहीं माना गया। उनकी जो पॉलिसी थी किसको लेके, मराठा सरदार को लेके, वो भी क्या थी, हाफ हार्टेड कॉन्सिलेशन थी। उन्होंने मराठा सरदार के साथ भी क्या किया, कोशिश की सुलह करने की, लेकिन वो भी उन्होंने पूरे मन से नहीं की, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह की। क्या थी, उन्होंने सरदेशमुखी तो दे दी डेक्कन की, लेकिन उन्होंने चौथ नहीं दी, और उन्हें चौथ नहीं मिली। कहीं ना कहीं वो इसी वजह से पूरे सेटिस्फाई नहीं हुए। और कहीं ना कहीं जो बहादुर शाह था वो साहू को एक सही मराठा किंग भी नहीं समझते थे। ही ऑल्सो डिड नॉट रिकग्नाइज साहू एज द राइटफुल मराठा किंग। उन्होंने क्या किया, तारा को और साहू, ताराबाई और साहू को सुप्रीमेसी के लिए, प्रधानता के लिए मराठा किंगडम पे लड़ने दिया। वो दोनों आपस में लड़ते रहे, किस चीज़ के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, कि किसकी प्रधानता रहेगी, किस पे, मराठा किंगडम पे। उस चीज़ का रिजल्ट क्या रहा, उस चीज़ का रिजल्ट ये हुआ कि साहू और मराठा दास डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट ही रहे, और डेक्कन में भी अशांति बनी रही। देयर कुड बी नो रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ऑर्डर। डेक्कन जो मराठा किंगडम था वहाँ तब तक कोई शांति या उसका प्रस्ताव नहीं हो सकता था जब तक कि मराठा सरदार आपस में लड़ना बंद न करें और मुग़ल अथॉरिटी से भी लड़ना बंद करें। जब वो आपस में लड़ना बंद करते और मुग़ल अथॉरिटी के अगेंस्ट बंद करते लड़ना, तभी कुछ शांति हो सकती थी। और इसके बाद क्या हुआ, बहादुर शाह ने किसके साथ कॉन्सिलेट करने की कोशिश की, रेबलियस सिख के साथ भी कोशिश की, बाय मेकिंग पीस विद गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह के साथ उन्होंने सुलह कर ली, और उन्हें क्या दिया, एक हाई मनसब दी, एक हाई रैंक देके उनके साथ भी उन्होंने सुलह कर ली। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वापस से जब गुरु की डेथ हो गई, सिख्स ने फिर से विद्रोह का बैनर उठा लिया। कहाँ पे, पंजाब में। ये चीज़ याद रखने की है छोटी छोटी, कि कहाँ क्या चीज़ हुई। वापस से सिख ने क्या किया, विद्रोह उठा लिया पंजाब में। और किसकी लीडरशिप के अंदर हुआ था ये सब कुछ, बंदा बहादुर की लीडरशिप के अंदर ये सब कुछ किया गया। फिर एम्परर ने क्या डिसाइड किया, यानी बहादुर शाह ने, कि वो खुद इसके खिलाफ कड़े एक्शन लेगा। जो ये मोर्चा चलाया जा रहा है उसके खिलाफ खुद एक्शन लेगा, इन विद्रोहियों के खिलाफ, जिन्होंने कहाँ कंट्रोल कर लिया, जल्द ही एंटायर टेरिटरी पे कंट्रोल कर लिया था, बिटवीन द सतलज एंड द जमुना सतलज के बीच में। और कहाँ पहुँच गए थे, क्लोज नेबरहुड ऑफ दिल्ली के पास पहुँच गए थे। यहाँ तक कि वो क्या हुआ, लोहगढ़ पाने में भी कामयाब रहे। एक फोर्ट जो बनाया गया था, एक किला बनवाया गया था गुरु गोबिंद सिंह द्वारा, कहाँ पे बनवाया गया था, नॉर्थ ईस्ट ऑफ अम्बाला एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस की पहाड़ी पर बनवाया गया था। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अम्बाला। और कुछ और इम्पोर्टेंट सिख स्ट्रॉन्ग होल्ड्स भी थे, कुछ सिख के और भी जगह थी, वहाँ पर भी क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। लेकिन जो सिख थे उन्हें नहीं कुचला जा सका, उन्हें कुचलने की कोशिश क्या रही, कामयाब नहीं हो सकी। 1712 में क्या किया, सिख ने वापस से लोहगढ़ पे कब्जा कर लिया।
दोस्तों ये आप क्रोनोलॉजी याद रखिएगा कि कब क्या हुआ। 1707 में जैसे डेथ हुई औरंगजेब की, फिर शासन कब स्टार्ट हुआ बहादुर शाह का, उसके बाद 1712 में अब आपको देखने को मिला कि वापस से उन्होंने क्या किया, लोहगढ़ पे बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इन लोगों ने वापस से वो लोहगढ़ रिकवर कर लिया। आइए चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। बहादुर शाह ने क्या किया, चतरसाल के साथ भी क्या कर ली, सुलह कर ली। चतरसाल कौन थे, एक बुंदेला चीफ थे जो फिर उनके लिए एक लॉयल फिडेलिटी रहे, मतलब बहुत ईमानदार दास रही। एंड द जाट चीफ जो थे चूड़ामण यानी, उन्होंने भी उन्हें कैंपेन में मोर्चे में ज्वाइन किया अगेंस्ट बंदा बहादुर के खिलाफ। जो कैंपेन चलाया जा रहा था, किसके खिलाफ चलाया जा रहा था, बंदा बहादुर के खिलाफ चलाया जा रहा था, उन्होंने भी ज्वाइन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहादुर शाह के शासनकाल में कोई भी इस तरीके का डिटेरियोरेशन नहीं हुआ, कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। द पोजीशन क्या थी स्टेट फाइनेंस की, चलिए आइए हम देख लेते हैं अब स्टेट फाइनेंस की क्या पोजीशन थी बहादुर शाह के टाइम। जो स्टेट फाइनेंस की पोजीशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उसके टाइम पे। क्यों, क्योंकि जो ये बांटे जा रहे थे लापरवाही से, जागीर एंड प्रमोशन दिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं इसके चलते क्या हुआ, जो पोजीशन थी स्टेट फाइनेंस की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके शासनकाल में जो रेमिनेंट्स बचा हुआ शेष रॉयल ट्रेजर था 1707 में हमारे पास, औरंगजेब के पास कितना बचा था, उसकी डेथ के टाइम 13 करोड़ रुपए बचे थे। उसके मरने के बाद 13 करोड़ रुपए बचे थे रॉयल ट्रेजर में। लेकिन क्या हुआ, बहादुर शाह के टाइम पे वो भी एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म हो गए। और इसकी वजह क्या थी, रेकलेस ग्रांट्स ऑफ जागीर्स एंड प्रमोशन। जो इतने सारे उसने जागीर बांटी थी और प्रमोशन बांटे थे, कहीं ना कहीं ये कारण बन गए किसके, 13 करोड़ ऑफ रुपये के एग्जिस्ट होने के। तो आज का हमारी वीडियो का पार्ट बस इतना ही था। कुछ एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। औरंगजेब का शासनकाल कब स्टार्ट हुआ, औरंगजेब का जो शासनकाल था वो कब स्टार्ट हुआ, 1658 में स्टार्ट हुआ और ख़त्म कब हुआ, 1707 उसकी डेथ के टाइम। उसके 3 बेटे मैंने बताए थे आपको कि वो लड़े सिंहासन के लिए, लेकिन मैंने आपको नाम नहीं बताए थे, तो आइए उनके नाम भी जान लेते हैं। उनके नाम थे मुअज़्ज़म, अज़म और कामबख्श। और इनमें से जीता कौन था, बहादुर शाह जीता था। बहादुर शाह का नाम मुअज़्ज़म है, मुअज़्ज़म बहादुर शाह। और उनका शासन कब तक रहा, 1707 से 1712 तक रहा। और वो शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाने जाते हैं या फिर शाह बेखबर के नाम से भी जाने जाते हैं। और हम लोग उनके बेटों के नाम क्या होते हैं, जहांदर शाह, अजीमुश शाह, रफ़ीउश शाह एंड जहान शाह, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसके बाद किसका शासन आया, उसके शासन में क्या क्या हुआ। अभी तक हमने तब तो देख लिया कि औरंगजेब ने क्या क्या किया और बहादुर शाह के टाइम पे क्या चीज़ें अच्छी हुई और क्या चीज़ें बेकार हुई। तो आइए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे का सीरीज़ कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।